अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंगनाइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम कोडिंगनाइटर 4 के अंदर डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे कोडिंगनाइटर 4 को इस्तेमाल करते हुए हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोडिंगनाइटर को इस्तेमाल करते हुए जो MVC डिज़ाइन पैटर्न है उसका जो मॉडल का सेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जो मॉडल का पार्ट है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोडिंगनाइटर 4 के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंगनाइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कोडिंगनाइटर 4 की एप्लीकेशन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप तो कोडिंगनाइटर 3 से आ रहे हैं कोडिंगनाइटर 4 को सीखने, मतलब आप ऑलरेडी कोडिंगनाइटर 3 को जानते हैं, तो उसमें आपको जो ट्रेडिशनल वे है वो पता होगा, जो कि कोडिंगनाइटर 4 में भी वैसा ही है कि आप यहाँ पर ऐप के अंदर आते हैं और डाटाबेस के अंदर नॉट डाटाबेस कॉन्फ़िग के अंदर आपको यहाँ पर database.php फाइल मिलती है, जहाँ जिसमें आप चेंजेस करते हो। तो सेम वो फाइल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, जिसमें आप अपने डाटाबेस के कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेक्शन है और एक हमारे पास टेस्ट का सेक्शन है। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन्वायरमेंट चेंज करने के बाद, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम पार्ट 3 में थे तो मैंने आपको PHP स्पार्क के साथ एक कमांड बताई थी बिल्ड्स की, कि PHP बिल्ड्स के थ्रू हम टेस्ट बिल्ड कर सकते हैं या प्रोडक्शन बिल्ड कर सकते हैं, टेस्टिंग या बिल्ड रिलीज़। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम टेस्टिंग वाले को बिल्ड्स को क्रिएट करते हैं तो फिर हमें जो कोडिंगनाइटर की सेटिंग है वो टेस्ट से यूज़ करने पड़ते हैं। अब चूँकि हम डिफ़ॉल्ट पर हैं, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कनेक्टिविटी है, डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रोडक्शन वर्जन है, तो इसमें हम इस डिफ़ॉल्ट को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन, परफेक्टली फाइन। लेकिन कोडिंगनाइटर 4 आपको एक और ट्रेडिशनल, जो कि ट्रेडिशनल से हट कर वे है, वो भी प्रोवाइड करता है। वो ये है कि यहाँ पर आपको रूट पर एक env फाइल नज़र आएगी। फिलहाल ये env फाइल कुछ भी नहीं कर रही, इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा कमेंटेड आउट है। तो सबसे पहले हमने इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इसी नाम से, लेकिन उसकी जो है .env उसका नाम हम रखेंगे। जब हम उसका .env नाम रखेंगे तो उसके बाद कोडिंगनाइटर 4 को इसके बारे में पता चलेगा कि ये फाइल मैंने यूज़ करनी है। अदरवाइज़ ये जो env फाइल है ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। अब इस फाइल का काम क्या है? कोडिंगनाइटर की कुछ ऐसी ग्लोबल कन्फिग्रेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर सेट करके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मतलब हमें फाइल्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐप के अंदर कन्फिग के अंदर जाने की ज़रूरत है। इस फाइल को यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दिस फाइल कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर ओन कस्टम .env फाइल्स एंड कंटेन्स मोस्ट ऑफ द पॉसिबल सेटिंग्स। तो इसमें जो मोस्ट पॉसिबल कन्फिग्रेशन है जो आपको करनी पड़ती है, वो भी खैर इतनी ज़रूरी नहीं, वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो इसमें सबसे पहली जो कन्फिग्रेशन है वो है एनवायरनमेंट की सेटिंग की। एक हमने बिल्ड्स के बारे में बात की थी। बिल्ड्स के अंदर हमारे पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है और डिफ़ॉल्ट जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। अब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रहते हुए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस एनवायरनमेंट सेक्शन। तो इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है CI_environment इज इक्वल टू प्रोडक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और इस पेज के स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के एंड पर नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है प्रोडक्शन है। तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ डेवलपमेंट में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले फ़ायदा देख लीजिए। सपोज़ कीजिए मैं अपने कोड के अंदर कोई मिस्टेक करता हूँ। सपोज़ मैं ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर पेज के अंदर यहाँ पर एक सेमीकोलन मिस कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो प्रीवियसली भी आपने देखा होगा कि जब इस सिचुएशन में हम अपने पेज को लोड करते हैं, सपोज़ मैं अबाउट हमने राउट क्रिएट किया था, तो अबाउट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमें वुप्स का मैसेज नज़र आता है। अब चूंकि हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें स्क्रीन पर एरर नज़र आए, ना कि ये वुप्स। अब ये वुप्स जो लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ भी हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू राइटेबल फोल्डर और फिर लॉग्स के फोल्डर में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एको, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि कहाँ पर उसकी फ़ाइल में एरर है। यहाँ पर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि कहाँ पर एरर है।
तो यहाँ पर वैसे तो कहीं पर भी नहीं लिखा, लेकिन क्रिटिकल सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एको आपको नज़र आ रहा है। अब इस एरर में शायद आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पर सेमीकोलन को मिस ही रहने देना है और .env फाइल में आना है और यहाँ पर इस लाइन को सिर्फ कमेंट आउट अनकमेंट कर देना है। अनकमेंट करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद दोबारा ब्राउज़र को लोड करना है। तो इस टाइम आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर वूप्स का मैसेज नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर हमें वो नज़र आएगा जो कि इसका ट्रेडिशनल एरर मैसेज है। मैं इसको एक दफ़ा इंस्पेक्ट एलिमेंट में करके कैशे क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये कैशे का इशू भी हो सकता है सम टाइम। तो अब ये env फाइल को दोबारा रीलोड करेगा। ओके, अभी भी ये वूप्स का एरर दे रहा है, तो इट मीन्स हमें एक और सेटिंग भी इसकी चेंज करनी है, और वो सेटिंग है यहाँ पर नीचे आएंगे app.base URL। तो ये भी सेटअप करनी ज़रूरी होती है ताकि हम एरर्स वगैरह डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे http://ci4 app.test स्लैश लगाएं या ना लगाएं, इट डजेंट मैटर। अब आपने इसको सेव कर देना app.base URL सेट करने के बाद। अब आई एम श्योर कि जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो चुका होगा, और यहाँ पर अब हमें वूप्स की बजाय नज़र आना चाहिए डेवलपमेंट। एक मिनट मैं इसको चेक करूं कि यहाँ पर हमारा डेवलपमेंट फेस चेंज हुआ भी है कि नहीं। यहाँ पर आए और ये स्टिल प्रोडक्शन में है, मतलब .env फाइल को ये यूज़ नहीं कर रहा। ओ सॉरी, .env फाइल को कैसे यूज़ करेगा, मैं इसको एक मिनट ये भी रहने देते हैं। सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैंने इसको डेवलपमेंट में चेंज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ अनकमेंट किया था। तो वो मैं टेस्ट चेक कर रहा था कि ये डेवलपमेंट में हुआ है चेंज कि नहीं, तो मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा ही नहीं था। स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो अब हमारे पास यहाँ पर डेवलपमेंट आ चुका है, और साथ ही हमें यहाँ पर एक देखिए आइकन सा नज़र आ रहा होगा। इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, जिसमें हम वेरिएबल्स वगैरह को, हिस्ट्री वगैरह को, इवेंट्स जो हुए हैं, राउट्स इसके जो क्रिएटेड हैं, देखिए सारे राउट्स हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। हमें पता है अबाउट का एक राउट है, कॉन्टैक्ट का। अब मैं जाता हूँ /about पर। तो अब हम प्रोडक्शन में से डेवलपमेंट में आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें खूबसूरत अंदाज में एरर देखने को मिला है। प्रॉपरली वो बता रहा है कि इस लाइन नंबर 12 पे कहीं पर एरर है। तो चूंकि ये एरर लाइन नंबर 12 का नहीं है, बल्कि ये लाइन नंबर 10 का है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सेमीकोलन मिस किया। अब मैं अगर इसको फिक्स कर देता हूँ और उसके बाद फाइल को लोड करता हूँ, तो हमारा एरर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो ये है पहला एडवांटेज हमें इस .env फाइल को यूज़ करने का। तो एक और चीज़ वैसे मैं टेस्ट कर लूँ कि अगर env में आई थिंक app.base URL ये देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करता। मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ और इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो ठीक है, अब इसमें देखिए वो हमारी डेवलपमेंट बार भी ख़त्म हो गई है, और यहाँ पर डेवलपमेंट फेज़ में हम आ रहे हैं। और एरर की सूरत में क्या हमें वो एरर कौन सा शो करेगा, लेट्स सी। सेव किया और अबाउट पर गए। ओके, एरर तो ठीक आ रहा है, लेकिन वो डिबग बार जो थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमने ऐप बार को सेटअप नहीं किया। तो मैं इसको दोबारा सेटअप कर देता हूँ। जैसे ही मैं app.base URL सेटअप करूँगा तो वो हमें जो डिबग बार है एक तो वो मिल जाएगी, दूसरा हमें कुछ ग्लोबल फंक्शंस हैं जैसे URL जनरेटर है, तो वो ऑटोमेटिकली इस बेस URL को उठाकर हमें URLs जनरेट करके देता है। तो ये app.base URL सेटअप करने से हमें वो चीज़ भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एरर्स वगैरह को स्क्रीन पर आसानी के साथ डिटेक्ट करके उनको फिक्स कर सकते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए अगेन हम आएंगे इसी के अंदर .env फाइल के अंदर, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और डेटाबेस का ये सेक्शन है इसका, और यहाँ पर हमारे पास दोनों मेथड्स मौजूद हैं, टेस्ट वाला भी और डिफ़ॉल्ट वाला भी। तो जिसको भी आपने इनेबल करना है आप उसको इनेबल कर लें। फिर हमारा होस्ट नेम लोकल होस्ट है, डेटाबेस नेम मैं रखूँगा dbci4 app, और इसको यूज़र नेम हमने रूट दिया हुआ है, पासवर्ड कोई नहीं है, और db ड्राइवर MySQLi है। ये सेटअप करने के बाद मैं आऊँगा इसमें अपने जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, PHP MyAdmin यूज़ कर रहे हैं या मेरी तरह SQLite Pro यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मैं यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा। DB आई थिंक मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, dbci4 app, लेट्स सी, नहीं क्रिएट की हुई। तो dbci4 app के नाम से डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो इट मीन्स ये चीज़ ऐड करने के बाद अब हमारा डेटाबेस के साथ
कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब इसको टेस्ट किस तरीके से करना है हमने, कि किस तरीके से वर्क करना है डेटाबेस के साथ, वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम कुछ क्विक एग्जांपल्स देखेंगे जिसके ज़रिए हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। माइग्रेशंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक न्यू इंसर्ट न्यू टेबल कर लेता हूँ, ऐड न्यू टेबल। ये हमारे पास DICA4 है और यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करके हम टेबल नेम मैं दे देता हूँ, कुछ भी यूज़र दे देते हैं या टेस्ट दे देते हैं, यूज़र दे देते हैं, यूज़र्स। टेबल नेम हम यूज़र्स दे देते हैं और इसके अंदर ID होगी और यही हम इसको असाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम इसको और क्या सेटअप करने, इसमें 0 और हमारे पास अलाउ नल नहीं रखना है, इसको डिफ़ॉल्ट इसमें कोई नहीं देनी और ये प्राइमरी की होगी। उसके बाद इसमें हम जो है वो टाइटल दे लेते हैं, नेम दे लेते हैं या यूज़र नेम दे देते हैं और इसको var4 रख देते हैं और इसकी लेंथ जो है हम 60 कर देते हैं। और उसके बाद जो यूज़र नेम है और उसके बाद उसका ईमेल ले लेते हैं हम, इसको भी var4 रखेंगे और इसको भी 60 रख लेते हैं। तो ये मैं 2 फील्ड रख रहा हूँ, यूज़र नेम एंड ईमेल। अब इस डेटाबेस के अंदर हम कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, जैसे नेम, यूज़र नेम में इमरान Q ऐड कर रहा हूँ और ईमेल के अंदर admin@admin.com। तो ये हमारे पास एक ID हो गई। फिर मैं दूसरा यूज़र नेम ऐड कर रहा हूँ, इरफान Q, ओके। और इसके बाद इरफान Q @admin.com कर देता हूँ इसको भी। तो ये 2 रिकॉर्ड मैंने एंटर कर दिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस home.php फाइल में और यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसको डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करेंगे, फिर व्यू के अंदर इसको शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ DB = database : connect। तो ये हमें डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करके दे देगा। इस फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं F5 प्रेस करके, यूज़ कोडिग्नाइटर कन्फिग डेटाबेस। तो यहाँ पर ये यूज़ कन्फिग डेटाबेस है, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। तो अब हम अगर यहाँ पर var डंप करते हैं DB और फिलहाल मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, एको व्यू को हमें ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। और मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आकर होम पेज पे जाता हूँ। सो ये देखिए हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको शो हो रही है तो इट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड विद योर डेटाबेस। तो इसके बाद अब यहाँ पर जितनी भी क्यूरी हैं वो इस DB को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं, जैसे DB क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स। ये हमारी एक क्यूरी है और इसको हम सेव करेंगे रिज़ल्ट में। तो रिज़ल्ट में हमने लिखा कि DB क्यूरी रिज़ल्ट। अब इसके बाद इसको हम क्यूरी क्या लेते हैं, क्यूरी है ये हमारी। और फिर हम इसके अंदर रिज़ल्ट्स लेते हैं, क्यूरी गेट रिज़ल्ट। अब ये गेट रिज़ल्ट हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में सारे रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम var डंप कर सकते हैं रिज़ल्ट्स को इस तरीके से। और उसके बाद मैं अगर डेटाबेस में आकर इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, ID भी आ चुकी है, यूज़र नेम, ईमेल, और वो सक्सेसफुली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से गेट रिज़ल्ट को हम एरेज़ की सूरत में भी देख सकते हैं कि मतलब हमें एरेज़ की सूरत में रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी हम जो है वो ले सकते हैं बाय गेट रिज़ल्ट एरे करने से। गेट रिज़ल्ट एरे इस तरीके से लिखेंगे तो अब जो हमें रिज़ल्ट रिटर्न होगा वो एरेज़ की सूरत में होगा, लेकिन वो भी की वैल्यू पेयर की सूरत में ही हमें मिलेगा। तो मतलब आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आपने एक को लेना है, एक रिकॉर्ड, ID = अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ कि वही रिकॉर्ड रिटर्न करो जिसमें ID 1 है। तो यहाँ पर फिर सिंगल जब रिकॉर्ड आता है तो हम गेट रो का फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट रिज़ल्ट नहीं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूरी है उसके अगेंस्ट सिंगल रो आएगी या मल्टीपल रोज़ आएंगी, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर गेट रिज़ल्ट या गेट रो यूज़ करेंगे।
तो अब गेट रो जो है वो सिंगल रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगी, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी यहाँ पर। सो यहाँ पर वो कह रहा है चेक मैनुअल रिटर्न कनेक्शन दिस डॉट प्रिपेयर क्यूरी, क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी। वेयर में लिखना भूल गया था, तो इसमें आपने कंप्लीट क्यूरी याद रखनी है। सो ये देखिए हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। अगर मैं इसको गेट रो गेट रिजल्ट करता तो ये हमें एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न करना था। तो ये डिफरेंस है। आप देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो हमें ज़रूरत नहीं थी इसको, क्योंकि हमें सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, एरे नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आपने गेट रो करना है। और इसी तरीके से अगर आपने गेट रो एरे करना है तो फिर आपको एरे की फॉर्मेट में जो रिज़ल्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, और अब ये अगर हम दोबारा इसको एरे के साथ रन करेंगे तो अब ये एरे की सूरत में हमें रिटर्न हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करने के, सिंगल रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड। इसी तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, अपडेट की क्यूरी, जो कि ट्रेडिशनल आप यूज़ करते हैं PHP के कोड में। मतलब अगर आप PDO यूज़ कर रहे हैं या MySQLi लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसी तरीके से क्यूरीज लिखते हैं। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी डाटाबेस से कनेक्ट करके क्यूरीज को यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और भी तरीका है जिसमें हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो आप अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्यूरीज की, और मुझे बताइए अगर आपको कोई किसी किस्म का इशू आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई कनेक्शन में इशू आ रहा है या आपको डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करने में कोई इशू आ रहा है, तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ये था हमारा कनेक्शन और क्यूरीज को रन करने का तरीका ट्रेडिशनल वे में, जिस तरीके से हम नॉर्मली करते हैं। अच्छा, एक और भी काम आप कर सकते हैं, आप इस डाटाबेस कनेक्ट को यहाँ से कट करके जो आपका बेस कंट्रोलर है यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक, जिस तरीके से ये वेरिएबल है, इसी तरीके से आप प्रोटेक्टेड DB ले लें और फिर यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लें दिस DB और इस डाटाबेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, कॉन्फ़िग से इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने इसको सेव कर लिया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जितने भी आप कंट्रोलर्स में जाएंगे वहाँ पर ये अब दिस DB आपको अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से अब आप इसको रन कर सकते हैं। सो देखिए मैंने लिखा दिस DB क्यूरी और इसको मैं रन करूँगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली, चाहे वो एरे है चाहे वो सिंगल रिकॉर्ड है, वो फेच होके हमें मिल जाएगा। सो अब ये DB जो है यहाँ से बेस कंट्रोलर से उठा रहा है। तो ये बेस कंट्रोलर का बेसिकली हमें ये एडवांटेज है। इसके जैसे इसमें यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िग से सेशंस को ले रहा है। तो ये आगे चल के हम जब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को देखेंगे तो उसमें हम सेशंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने डाटाबेस से कनेक्शन का तरीका सीखा और देखा किस तरीके से हम आसानी के साथ डाटाबेस से कनेक्ट होकर डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि व्यू में कैसे उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। लेकिन इस रिज़ल्ट को देखते हुए आपको आइडिया तो हो गया होगा कि यहाँ पर हम वेलकम मैसेज को, ये जो रिज़ल्ट है ये पास करेंगे और फिर वहाँ पर व्यूज़ के अंदर लूप के थ्रू हम इनको फेच कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो खैर एनीवेज, ये था हमारा आज का कोडिग्नेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने मॉडल सेक्शन को स्टार्ट कर दिया। अब आने वाले 2 और वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम मॉडल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।